I say Sharik Alam. It's my first introduction video for SSC Maharashtra Board student. SSC Maharashtra Board student, आप लोगों को पता है कि आपका पैटर्न लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था। तो लास्ट ईयर चेंज हुआ है, अभी आपके पैटर्न में क्या नया है क्या नहीं है वो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि पढ़ाई जो हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी करने से पहले हमें ये तो पता रहना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमारे कंटेंट क्या है, हमारा सिलेबस क्या कह रहा है, हमारे को कौन सा पॉइंट कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना है। तो ये तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, टेक्स्ट बुक खोले, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करता है, लेट्स स्टार्ट, तो ये तो हमारे सीनियर जूनियर के बच्चे लोग करते हैं कि टीचर आई, बुक खोली, ए लिखो। उनको पता नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बस उन्हें ये पता है कि मिस ने बोले कि लिखो, तो हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग तो अभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि स्टडीज की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टडी की प्रिपरेशन हम लोग चैप्टर्स को गो थ्रू करते हैं कि क्या कंटेंट है हमारे कंटेंट है, फिर हम लोग पैटर्न को स्टडी करते हैं कि हमारे पैटर्न्स में क्या है क्या नहीं है, कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर्स में क्या कंटेंट है, तो उसके बाद हम लोग हमारी स्टडीज को ये करते हैं। तो वैसे ही मैं आपको 1 बाय 1 आपके सिलेबस के, आपके टेक्स्ट बुक के समय पहले नॉलेज रहनी चाहिए आपको कि आपकी टेक्स्ट बुक आपकी चैप्टर क्या होगा, पार्ट 1 में हमारे सिलेबस में क्या दिया है, मैथ्स पार्ट 2 के सिलेबस में क्या दिया है, और फिर उसके बाद हमारा पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न के बाद हमारा फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे वेटेज क्या होता है, कि कितने चैप्टर पे कितना वेटेज है, और वेटेज क्या होता है इंपॉर्टेंट है कि बहुत से बच्चों लोगों को पता ही नहीं होता कि वेटेज क्या होता है। वेटेज होता है कि कौन से चैप्टर में मैक्सिमम मार्क्स के कितने आएंगे, क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। हो सकता है कम हो जाए, जैसे कोई चैप्टर है वो 12 मार्क्स का है तो हो सकता है 10 मार्क्स 8 मार्क्स का है, पर मैक्सिमम 12 मार्क्स का आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को पहले डे 1 से प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि क्या रहता है सक्सेस के लिए हमारे को पहला स्टेप ही बराबर लेना पड़ता है। क्या सक्सेस के लिए सब में पहला स्टेप ही हमारा बराबर रहना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमारा वो अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, हमारे लिए अभी सक्सेस हमारा टारगेट क्या है, 10th में अच्छे मार्क्स लाना, और अच्छे मार्क्स 10 में कैसे आएंगे, मैथ्स सब्जेक्ट से। तो मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें स्कोरिंग कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो अब सक्सेस क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग प्रॉपर रखें। अगर फर्स्ट स्टेप पे हम लोग इनबैलेंस हो गए तो क्या होगा, हम लोग खुद ही डिप्रेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कि क्या, लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें से 4 टॉपिक आप लोग इस बार पढ़ने वाले हैं। वो 4 टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ नंबर्स, क्या है, नॉलेज ऑफ नंबर्स। फिर उसके बाद है अलजेब्रा, उसके बाद क्या है, अलजेब्रा। फिर अलजेब्रा के बाद कमर्शियल मैथ्स, कमर्शियल मैथ्स के बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये चैप्टर्स क्या क्या है, ये कंटेंट क्या क्या है। फिर उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, तो नॉलेज ऑफ नंबर में एपी है। फिर उसके बाद अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन है। फिर कमर्शियल मैथ्स में फाइनेंशियल प्लानिंग है। और उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी है और स्टडी ऑफ डेटा एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब ये सब होता क्या है, सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ नंबर। नॉलेज ऑफ नंबर हम लोग ने तो बचपन से नंबर पढ़ते आए, तो नॉलेज ऑफ नंबर क्या है, तो नॉलेज ऑफ नंबर ये होता है जैसे कि मान लो कि मुझे काउंटिंग करना है और काउंटिंग बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, तो उसके लिए मेरे को क्या यूजफुल होगा, तो उसके लिए मेरे को यूजफुल होगा एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इसके लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस पे दिए है कि अगर समझो 10 रो में 5 बच्चे हैं तो टोटल कितने बच्चे होंगे, तो ये काउंटिंग करना ही अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। ये आगे जाके कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन हो जाता है।
एपी का ही पार्ट है, पर वो आप लोगों को 11th-12th के मैथ्स में आएगा। तो अभी आप लोगों को एपी पे फोकस करना है। एपी के बारे में और डिटेल में चैप्टर्स के टाइम पे दूंगा। फिर अलजेब्रा, बहुत बच्चों को आज भी मैथ्स पार्ट 1 को अलजेब्रा कहते हैं। मैथ्स पार्ट 1 का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है क्या, अलजेब्रा। मैथ्स नहीं है, मैथ्स में बहुत अलग अलग छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वैसे ही एक पार्ट क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा डिराइव हुआ था, एक बुक का नाम था, वो प्रोफेसर थे जिन्होंने अलजेब्रा को डिस्कवर किया था। उनकी सारी डिटेल आपको ये सारे जिन्होंने डिस्कवर किए हैं उनके सारे डिटेल्स आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। एपी चैप्टर जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगी। इसमें है अलजेब्रा में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, ये कोई नया चैप्टर नहीं है आप लोगों के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने सॉल्व करके आ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, तो इसमें क्या नया है, इसमें कुछ पॉइंट्स नए आए हैं और बाकी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है। अगर 9th स्टैंडर्ड आप लोगों ने अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। फिर भी मैं इसको बेसिक से आपको स्टार्ट करवाऊंगा। फिर लीनियर इक्वेशन तो हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड से पढ़े, कहां से, 7th स्टैंडर्ड से। 7 पढ़े, 8 पढ़े, 9 पढ़े, अब 10th में आ गए, तो ये क्या नया चैप्टर हो गया क्या, कोई सा नहीं। इसमें क्या नया है, कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे क्रैमर्स रूल आप लोगों को इससे पहले नहीं था, तो हाँ ये साल क्रैमर्स रूल आ चुका है। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप लोगों का 100% फोकस चाहिए। कमर्शियल मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपकी एक टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग भी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये पहले 6th-7th में आप लोगों को सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस आता था। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या आता है, डिस्काउंट कमीशन आता था पहले 8 में 7th में। फिर 9th में आया फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमने टैक्सेस के बारे में पढ़े कि कितना टैक्सेस है, क्या है, और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। फिर 10 में क्या आ गया, 10 में भी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। 9th में जो टैक्स पढ़े वो था हमारा डायरेक्ट टैक्स, अब जो पढ़ेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। तो इसको और डिटेल में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट होने के टाइम पे बताऊंगा। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी दो ब्रांचेस है, प्रोबेबिलिटी का और एक स्टैटिस्टिक का। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, और चांसेस को और हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में बोलेंगे तो संभावनाएं। फिर इसको सारी डिटेल्स मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, कि क्या हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा एनालिसिस एंड सेंट्रल टेंडेंसी। डेटा एनालिसिस को हम लोग ने ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी करके आ चुके हैं, 9th में भी करके आ चुके हैं, 8th में भी करके आ चुके हैं, 7th में भी आया था, और फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक जो यूज हुआ था 6th स्टैंडर्ड में। तो आप लोगों से एक सवाल है कि स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है। अब हम लोग आते हैं मैथ्स 2 पे। मैथ्स 2 में क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग वेटेज ऑफ चैप्टर्स। मैथ्स पार्ट भी आपका 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, कितने में, 4। तो सबसे पहले है हमारा ज्योमेट्री, फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री के बाद है मेंसुरेशन और फिर है ट्रिग्नोमेट्री। पहला है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में दो चीजें हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद है सर्कल, फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेंसुरेशन में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री। अब ये है क्या, तो सब में पहले 1 to 1 इसको समझते हैं, सिमिलर्स ऑफ ट्रायंगल। अभी ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री का मतलब ही होता है कि मेजर ऑफ
अर्थ, मेजर ऑफ अर्थ। अर्थ कैसा है? गोल है, इसके लिए सर्कल क्या है? गोल। अर्थ और सारे जो फिगर्स की स्टडीज होती है वो ज्योमेट्री में होती है। यहाँ तक के मैथ्स में सारे जो भी ज्योमेट्रिकल है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? इसमें पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, सारे बच्चे आज तक मैथ्स पार्ट 2 कहने के जगह पे इसको ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री में तो सिर्फ 2 ही चैप्टर है। ज्योमेट्री में कितने चैप्टर है? 2 चैप्टर है। एक है सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलर्स ऑफ ट्रायंगल और सेकंड है सर्कल। बाकी जो है वो अलग पार्ट है मैथ्स का। अभी भी बोल रहा हूँ, बाकी जो है अलग पार्ट है मैथ्स का। तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब 2 ट्रायंगल जो कुछ वजहों से सिमिलर हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, टेस्ट ऑफ ट्रायंगल, टेस्ट ऑफ कांग्रेस ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रायंगल। तो ये कोई नया चैप्टर नहीं है। सर्कल, सर्कल तो क्या मानो हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं सर्कल। तो सर्कल भी आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं सारे टॉपिक्स को बेसिक से स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद क्या है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री का आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर देख चुके हैं कि 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री होता क्या है। डिस्टेंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो जितने भी एक्सिस था, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x, a, 2, 3, जिसमें a2 जो है वो x एक्सिस की वैल्यू है, वो 3 जो है वो y एक्सिस की वैल्यू है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री भी हम लोग ने देख चुके हैं। फिर उसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में है सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अभी कोई भी चीज बनाने से पहले हम लोग को कितना उसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी लगेगी, ये भी 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का ही है। कोई नया चैप्टर आप लोगों के 10th के सिलेबस में नहीं आया है। तो इसके लिए जरा भी 10th को लेके ये मत सोचना कि मैथ्स कभी चेंज नहीं होता। मैथ्स में क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, 4 ही चीजें होती है और नंबर्स। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में ट्री मींस, ट्राई मींस व्हाट? 3। गोनो मींस क्या? तो GONO का मतलब होता है साइड, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स मेजर। हमारे क्लास का भी नाम क्या है? ट्रिग्नो, जिसमें है 3 पार्टनर्स, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री। और जो फॉर्मूलेस मैं आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, वो फॉर्मूलेस आपको और कहीं नहीं मिल सकते। यकीन नहीं है? आप लोग हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वो फॉर्मूलेस आप लोग देख लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे पेपर पैटर्न के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, आप लोग देख सकते हैं पेपर पैटर्न आप लोगों को पीछे पेपर पैटर्न दिया हुआ है। सॉल्व MCQ 4 मार्क्स, MCQ है यानी 4 ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट होगा। फिर उसके बाद है सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4 1 मार्क्स। अब ये 4 सम 1 मार्क्स के, इसके मतलब हम लोग को ज्यादा लेंथी सम, ज्यादा लेंथी मेथड नहीं करना है। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो कितने स्टेप होंगे, 1 मार्क्स के लिए आएगा तो कितने स्टेप होंगे। इसके लिए हम लोग को यही चीज आज से ही सीखना है। क्या कि कितने मार्क्स का आएगा तो कितना अटेम्प्ट करना है, समझे? वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। और फिर उसके बाद है क्वेश्चन 2 है कंप्लीट द एक्टिविटीज। एक एक्टिविटीज दी रहेगी, खाली बॉक्सेस रहेंगे, उसमें कोई बॉक्स कहीं पर फिल रहेगा, कहीं पर ब्लैंक रहेगा, तो ब्लैंक स्पेस को हम लोग को खाली फिल करना है। वो भी हम लोग को इजीली 4 मार्क्स दे देता है। यानी अभी तक हम लोग ने 12 मार्क्स का देख लिए, जो कि बहुत इजी है। 12 मार्क्स का क्या है? हमारा बेसिक है। 10th स्टैंडर्ड का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको 12 मार्क्स मिल गए। 40 आउट ऑफ 12 मार्क्स आप लोगों ने ले लिया। पासिंग तो 14 है, तो मतलब इजीली आप लोग पास तो हो गए। अब हमारे को स्कोर करना है 40 आउट ऑफ 40। मेन टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। तो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में पहला एक्टिविटी है, और B जो है वो हमारा B में 4 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स से, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 अटेम्प्ट करना है 2-2 मार्क्स के।
ये भी ज्यादा हार्ड और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। और ये जो है 8 मार्क्स का, यानी आप लोगों को 20 मार्क्स बेसिक थोड़ी सी नॉलेज यूज करके, थोड़ा सा आपका एफर्ट और एफिशिएंसी दिखाते हुए आपको 20 मार्क्स इजीली मिलेगा। मतलब 40 में से 20 मिल गए, अब बचा जो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है, पूरे साल प्रैक्टिस करनी है और जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, एक्टिविटी आ गया। बस यहाँ पर एक एक्टिविटी सॉल्व करने की है, वहां पर 2 करनी थी, यहाँ पर 1 करनी है, थोड़ी सी बड़ी होगी। बड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जैसे कि इसमें 6 बॉक्सेस ब्लैंक रहेंगे, कितने 6, और उससे वॉल एक्टिविटी में 2 बॉक्सेस ब्लैंक रहेंगे, या तो मैक्सिमम 4 बॉक्सेस ब्लैंक रहेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकते। तो इसके लिए ये एक्टिविटी कितना मार्क्स से आ गए, 3 मार्क्स की, तो आपको और कितना मार्क्स मिल गया, 23 मार्क्स यू स्कोर ऑलरेडी। अब बचा सिर्फ है हमारे लिए 6 मार्क्स का जो सॉल्व करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पर नोट देख सकते हैं अभी, और ये जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, दोनों के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी, अभी मैथ्स का ये जो पेपर पैटर्न है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं और एक पार्ट जो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो दोनों भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को, मेरे को पता है कि आप लोग प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट हैं, तभी तो आप लोग स्टडीज को सीरियस ले रहे, तभी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। मैथ्स क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैथ्स का पेपर पैटर्न 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इजीली स्कोर करना और एक स्मार्टली स्कोर करना। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक इजीली स्कोर करना और एक स्मार्टली स्कोर करना। आप लोग स्मार्ट है तो पूरा वो भी स्कोर कर सकते हैं। 23 मार्क्स आप लोग ने स्कोर कर चुके। तो अभी ये जो आगे के पैटर्न के बारे में है, तो आप लोग आगे इसके नोट में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। नोट में 3B के बारे में बोला है, आस्क प्रूव दैट क्वेश्चन आस्क, मतलब कि प्रूव करो LHS इक्वल है RHS के, या तो ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कोई थ्योरम दे देगा, पार्ट 2 की बात करेंगे तो कोई थ्योरम दे देगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3B है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक्स का ही है। बस क्या है, प्रूव दैट क्वेश्चन देगा, प्रूव दैट करो, या तो LHS इक्वल्स टू RHS है, या तो फिर कोई थ्योरम दे देगा, या तो स्टेटमेंट दे देगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, दिस क्वेश्चन शुड बी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक बट प्रिस्क्राइब योर सिलेबस। मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे या नाम चेंज रहेंगे, या तो मेथड से वही सॉल्व करना है जो हम लोग करते हैं। सिर्फ क्या चेंज है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे। जैसे हम लोग ने पढ़े कि 4x + 2 = 8, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन आ गया 8x + 4 = 16। सब चीज डबल हो गई, क्या हो गई, सब चीज डबल हो गई। तो पैनिक नहीं होने का है, इसको वही तरीके से सॉल्व करने का जो हमारे को आता है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, या नाम चेंज हो जाएगा, तो हमारे को उसको समझना है कि क्या है। इसके लिए बोला था एक पार्ट जो है वो इजी है और एक पार्ट जो है स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए, एक पार्ट जो है इजी और एक पार्ट जो है स्मार्ट स्टूडेंट है। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप पूरा 40 क्या 60 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हैं, विद ऑप्शन अटेंड कर सकते हैं, इतना इजी मैथ्स का पेपर आता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ और फिर जैसे मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट द फ्लो चार्ट। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो कंस्ट्रक्ट द फ्लो चार्ट आप लोग ने इंग्लिश में बनाते हो, ट्री डायग्राम जो बनाते हैं वही फ्लो चार्ट ही है। फिर आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम, एक सम दिया हुआ रहेगा, उसका मतलब आंसर दिया हुआ रहेगा, उसका क्वेश्चन बताना है। क्या बोल रहा हूँ,
आंसर दिया हुआ है पर उसका क्वेश्चन बताने का कि उसका क्वेश्चन क्या है, एक आंसर दिया है उसका क्वेश्चन बताने का है। फिर उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पर चॉइस दे देगा आपको कि ये भी आंसर सही हो सकता है, जैसे x + y = 5, भी x + y = 5 हो सकता है 3 + 2, या ये भी हो सकता है कि 2 + 3। तो ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। फिर सारी चीजें मैं क्या करूंगा, आप लोगों को जब एग्जाम में स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्या है और क्या नहीं है। फिर इसके बाद आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं पेपर वेटेज विद चैप्टर विद वेटेज। तो लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, हो सकता है कम हो जाए, कम होने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो ये चैप्टर 12 मार्क्स का, मतलब हमारे को सबसे ज्यादा फोकस फर्स्ट चैप्टर पे करना है और सेकंड चैप्टर में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 8 मार्क्स, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स और फिर प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। ये तीनों चैप्टर 8 मार्क्स के, यानी ये हमारे कहां पर आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 4 और 5 में नहीं आएंगे, पर पॉसिबिलिटी क्या है, देखो आप लोग पॉसिबिलिटी क्या है कि कम आ सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12 मार्क्स। फिर उसके बाद आता है हम लोग का मैथ्स पार्ट। बात करते हैं मैथ्स पार्ट 2 में क्या दिया है, सिमिलैरिटी दिया है जो कि 10 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजीली मार्क्स स्कोर कर सकता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजीली मार्क्स स्कोर कर सकता है। सेकंड चैप्टर की बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स का है, बहुत इजी चैप्टर है और आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए और यकीन नहीं होता तो 7th स्टैंडर्ड की बुक का निकालो सम और उसको आप लोग 10th स्टैंडर्ड की बुक के 1.1 के एक्सरसाइज और 2.1 के एक्सरसाइज देख लो, आप लोगों को सेम सम दिखेंगे। कुछ सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और कुछ चीजें नहीं आई है, पर 7th से 10th में आए तो थोड़ी तो नहीं आनी चाहिए चीजें, है क्या? फिर आप लोगों को सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड चैप्टर है आपका सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क्स का। फिर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स का। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इट्स आल्सो अ कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर के, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो बहुत ही इजी है और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। फिर उसके बाद है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी आपका 10 मार्क्स का है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार फॉर्मूले बाय हार्ट हो गए, कॉन्सेप्ट समझ गया कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, तो आपके लिए ये चैप्टर भी कोई सा हार्ड चैप्टर नहीं है। अभी दोस्तों हम लोग ने देख लिए कि सिलेबस क्या है हमारा। सब में पहले स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिए, फिर चैप्टर्स के वेटेज देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।